Myself Pankaj Simar and you are watching Legal Bytes. Today in this video we're gonna learn about structure of Indian Evidence Act. So Indian Evidence Act का स्ट्रक्चर क्या है और एंड में बताऊंगा कि आपको कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस एक्ट में आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एविडेंस होता क्या है, साक्ष्य होता क्या है। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं हम वो एविडेंस होते हैं। जैसे किसी ने मर्डर होते देखा तो बताया कि हाँ इसने मर्डर किया है, या डिसअप्रूव करने के लिए इसने मर्डर नहीं किया सर, ये मेरे साथ तो दिल्ली था उस दिन, तो ये एलिबाई प्रूव करने के लिए। तो किसी चीज को प्रूव कर रहे हो या डिसअप्रूव कर रहे हो। तो एविडेंस दो टाइप के होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल। डॉक्यूमेंट्री तो हो गया भी डॉक्यूमेंट पे है, जैसे सेल डीड होगी वो डॉक्यूमेंट हो गया, या रेंट एग्रीमेंट हो गया और डॉक्यूमेंट पे सब कुछ लिखा हुआ है। पर ओरल क्या होता है? ओरल होते हैं कि जैसे किसी ने बोला कोई आके बता रहा है कि हाँ मैंने इसको मर्डर करते हुए देखा, तो ये ओरल हो गए। तो इस एक्ट के अंदर जनरली क्या है कि ये एक्ट है ना 1 सितंबर 1872 को आई थी, और इसी दिन इसका एक छोटा भाई भी आया था, वो आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये पहली एक्ट थी 1872 की, वो 9th एक्ट थी। और ये एक प्रोसीजरल लॉ है और लेक्स फोरी है, मतलब प्लेस ऑफ एक्शन, जहां पे कहते हैं घटना हुई है वहीं का ही एविडेंस चलेगा। और इसको लिखने वाले थे सर स्टीफन जेम्स। और ये अप्लाई किस पे करती है? सिविल लॉ पे भी करती है और क्रिमिनल लॉ पे भी करती है। मतलब पूरी एक जर्नल लॉ है ये, पर कुछ सेक्शन है स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये सिविल पे हो गया, ये क्रिमिनल पे हो गया। एग्जाम्पल इसका है कि सेक्शन 23 जो है वो सिर्फ सिविल केसेस पे अप्लाई करता है। उसके आगे वाले जितने भी सेक्शन है जैसे 24, 25, 26, 27, ये क्या करते हैं? क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो टोटल इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये 3 पार्ट्स को फर्दर अगर हम देखें तो 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। और इन 11 चैप्टर्स के अंदर है टोटल 167। हालांकि सेक्शन 2 रिपील हो गया था तो इफेक्टिव 166 सेक्शन ही है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। जो चैप्टर 1 है हर एक्ट का सेम होता है, शॉर्ट टाइटल बताता है, डेफिनेशन बताता है। और इसका जो सेक्शन 4 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो शैल परज्यूम, मे परज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीनों के बारे में बताता है, मतलब प्रिजम्पशन बताता है। और प्रिजम्पशन होता क्या है, ये प्रिजम्पशन का काम कहाँ पे आता है, अब 1 मिनट बाद बताता हूँ आपको। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हमारा बताता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का, कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट है। अब इसको समझने के लिए एक बिल्कुल आसान सा तरीका है कि 2 टाइप के एविडेंस को ना अलग तरीके से अगर डिवाइड करें तो हम 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एंड एक हियर से। जो डायरेक्ट होता है कि किसी ने मर्डर होते हुए देखा तो वो सीधा डायरेक्ट आके बोलेगा सर मैंने मर्डर होते हुए देखा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां पे इनडायरेक्ट हो वहां पे प्रॉब्लम आती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो उस जगह पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया और किसी को दिखा नहीं, जेड ने देखा जाके वाई मरा पड़ा है, उसके पेट पे चाकू लगा हुआ है। तो इस केसेस में क्या होगा कि फिर क्या होगा कि दूसरे एविडेंस सर्कमस्टांसिस से पता लगाएंगे कि किसने मर्डर करा है। तो यहाँ पे सर्कमस्टांसिस ये हो सकते हैं कि जब वहां से मर्डर हुआ तो एक्स भागता हुआ दिखाई दिया, तो ये क्या हो गया? रेस जस्टे, सेक्शन 6। या फिर कहते हैं इसमें और भी हो सकता है कि मोटिव क्या था उसका, सेक्शन 8। या उसने प्रिपरेशन करी हुई थी, या उसकी एलाबाई, वो कहते हैं एक्स कही कि मैं तो सर पहले यहाँ था ही नहीं। या इंटेंशन बताए उसकी कि इंटेंशन क्या है, कि उसने इंटेंशन के लिए क्या होगा कि एक्स और वाई की लड़ाई होगी, उसने बोला कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मोटिव हो गया यहाँ पे। या फिर कहते हैं एलाबाई हो गया कि वो कहते इस शहर में था ही नहीं, वो डिसप्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन केसेस में क्या होता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में क्या होता है कि अलग अलग जगह से अगर कोई और एविडेंस आके बताएंगे, सारे इकट्ठे मिलके बताएंगे, किसी का गिल्ट प्रूव करेंगे। कि जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसमें ये तो नहीं हर चीज आप बोल सकते हो कि उस दिन जो एक्स था वो बड़ा खुश हो रहा था, या उस दिन एक्स ने कहते हैं पहली बार ब्रश करा था। तो ये चीजें इरेलीवेंट चीज हैं। तो जो रेलेवेंसी, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 2, वो 5 to 55 ये बताता है भी किस किस चीज के आप एविडेंस दे सकते हो। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में प्रिजम्पशन और रेलेवेंसी का बड़ा खेल होता है। प्रिजम्पशन का कैसे कि जैसे 7 साल के अंदर कोई शादीशुदा औरत मरे तो उसमें क्या होता है, प्रिजम्पशन ले लेते हैं हम, कि कहते हैं इस डाउरी डेथ का ले लेते हैं। तो इन सारी चीजों में क्या है
कि यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है, तो इसमें प्रिजम्पशन से क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है दूसरी पार्टी पे। और दूसरी बात क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस में जो ये चैप्टर बताता है कि आप किस किस चीज का एविडेंस दे सकते हो, सिर्फ रेलेवेंट चीज का जो इस चैप्टर में दे रखी है, इससे बाहर आप नहीं दे सकते। सेक्शन 5 कहता है ऑफ नो अदर। ठीक है, तो जनरली जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर है क्या क्या, ये हमें क्या क्या बताता है कि रेलेवेंसी बता रहा है, अच्छा एडमिशन के बारे में बता रहा है, कन्फेशन के बारे में बता रहा है, डाइंग डेक्लेरेशन के बारे में बता रहा है, एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बता रहा है, इनफैक्ट ये बात बता रहा है करेक्टर के बारे में, करेक्टर कब रेलेवेंट है, करेक्टर के आप एविडेंस कब दे सकते हो। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मानूंगा मैं इसका। दिल्ली जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, इनमें इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है मोड ऑफ प्रूफ। इसमें चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, तो इसमें टोटल है 56 to 100 वो है सेक्शन है इसके अंदर। तो इसके अंदर है जो चैप्टर 3 है कि कौन सी चीजें आपको प्रूव नहीं करने की जरूरत होती। तो जो जिस चीज का आप जुडिशियल नोटिस ले सकते हो, सेक्शन 56 कहता है जिसका जुडिशियल नोटिस ले सकते हो आप, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो इसका सेक्शन 67 है उसमें लिस्ट दे रखी है कि कहते हैं लॉज हो गए, इंडिया के लॉज हो गए उनका, या पब्लिक हॉलीडेज का, जियोग्राफिकल जो या किसी कंट्री का ये लगा लो उसका नाम, फ्लैग, तो ये सारी चीजें, या लॉ ऑफ रोड्स के लिए। तो आपको ये नहीं कि उनके लिए प्रूफ मतलब कोई एविडेंस देने पड़ेंगे, इन चीजों को हम जुडिशरी नोटिस कर लेगी। फिर उसके बाद है जो इसी के अंदर जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, वो एडमिशन। और किसने एडमिट कर लिया तो प्रूव करने की क्या जरूरत है, हालांकि कोर्ट मांग सकती है फर्दर प्रूफ, बट ये है कि उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती जनरली, इन जनरल। फिर उसके बाद है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस में जब भी हम जो चैप्टर 4 ओरल का है और चैप्टर 5 है डॉक्यूमेंट्री, जब भी हम, और चैप्टर 6 है कहां पे एक्सक्लूजन होगा, तो जब भी हम ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं तो एक बेस्ट एविडेंस रूल है कि अच्छे से अच्छा एविडेंस दे, बेस्ट से बेस्ट एविडेंस हमारे पास आए। क्योंकि क्या होता है कि अगर बेकार एविडेंस होगा तो जजमेंट खराब होगी, मतलब केस खराब होगा, डिसीजन अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए बेस्ट एविडेंस, तो बेस्ट एविडेंस क्या है कि ओरल में क्या होगा कि हियर से नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, कि आदमी खुद जिसने करा है या जिसने देखा है वही आके बताए, ये नहीं कि किसी और से सुना हो। फिर बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, इसमें प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। जो इसमें प्राइमरी एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी, अगर वो ना हो तो सेकेंडरी। मतलब सेक्शन 64 बोलता है बेस्ट एविडेंस रूल कि प्राइमरी दो, अगर ना हो तो सेक्शन 65 में कंडीशन है कि वहां पे आप सेकेंडरी दे सकते हो। ये हम आगे डिटेल्स में अगली वीडियोस में करेंगे। और फिर इसके बाद इसी चैप्टर में, चैप्टर जो कहते हैं 5 है, इसमें दो बातें आ जाती हैं। इसमें दो टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट। फिर इसी के अंदर लास्ट में प्रिजम्पशन के बारे में बात की हुई है, जो अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले कि प्रिजम्पशन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। फिर जो इसका लास्ट चैप्टर है वो काफी अच्छा चैप्टर है, ये भी बेस्ट एविडेंस रूल के ऊपर है, चैप्टर 6, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम प्रेफर करेंगे ओरल एविडेंस के मुकाबले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एम्बिग्यूटीज के बारे में बात की है कि एम्बिग्यूस होंगे तो उनको हटा देंगे, अच्छा, या एम्बिग्यूटी होगी तो उसके लिए लेटेंट होगी या पेटेंट होगी, या उसके लिए एविडेंस देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, सब इसके अंदर दी गई है। जो लास्ट पार्ट है वो है कहते हैं प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर 7 टू लेके चैप्टर 11 तक है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है क्या है। इसका ना एक बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है कि बर्डन ऑफ प्रूफ में हम ये कह सकते हैं कि जो बंदा कोर्ट में आए, मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी पे होगा जो अगर एविडेंस नहीं देगा तो केस हार जाएगा। तो पहले तो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होगा, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, एविडेंस देगा स्टार्टिंग में कि हाँ इसने काम करा है, फिर वो डिफेंस पे आ जाएगा, फिर डिफेंस क्या करेगा, अपने एविडेंस देगा, तो फिर कहते हैं प्रोसिक्यूशन पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि कीप ऑन शिफ्टिंग होता है, पर स्टार्टिंग में हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है। तो इस चैप्टर में मेनली यही है। अगला चैप्टर है एस्टोपल। एस्टोपल होता है कि आदमी ने कोई बात कह दी और दूसरे आदमी ने रिलाई कर लिया, और उस बात से जो पहले जिस आदमी ने बात बोली थी वो उससे मुकर नहीं सकता। तो एक आदमी कैनॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम माउथ। ओके, तो फिर चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 बताता है ऑफ विटनेसेस, कौन कौन आदमी विटनेस बन सकता है। ये काफी, इससे काफी क्वेश्चन आए हैं। 118 जो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो बताता है कोई भी आदमी हो सकता है, बस उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और उसने आंसर अच्छे से दे रहा है उसका। ये ड्यूल टेस्ट है, तो इससे काफी क्वेश्चन आता है। तो इससे चाइल्ड विटनेस भी,
इंटरेस्टेड विटनेस भी सारे सारे कहते हैं विटनेस बन सकते हैं। एक जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है इसमें सेक्शन 119, तो ये बताता है कि डम विटनेस के बारे में, जो गूंगे होते हैं। तो अगर वो कहते हैं लिख के दे तो उसको क्या माना जाएगा, तो उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा। काफी रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। और इसके अंदर एक अकम्पलिस के ऊपर है 113, ये भी काफी आया है क्वेश्चन कि अकम्पलिस भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। फिर 133 सॉरी, और फिर 134 है जो इसका नंबर ऑफ विटनेस कितने होने चाहिए, कि इसमें कितने भी नंबर ऑफ विटनेस हो सकते हैं, एक भी होगा, मतलब हमें ये नहीं है कि हमें 1000 विटनेस चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। जो एक भी आदमी होगा ना तो उसके ऊपर भी हम केस पूरा डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है जो इसमें चैप्टर है, चैप्टर 10 ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। सॉरी, इसमें एक बात बताना भूल गया था मैं, कि जो सेक्शन 119 है, 118 है कि हर कोई आदमी विटनेस बन सकता है, उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और एक कोजेंट आंसर दे। बट ये जरूरी नहीं है कि वो एविडेंस दे देगा, या चाइल्ड है या कहते हैं इंटरेस्टेड विटनेस है, उसने दे दिया तो उसकी मान ली जाएगी। नहीं, उसकी वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू अलग होती है, पर ये अलग चीज होती है कि वो दे सकता है पर उसकी वैल्यू अलग है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी किस पे रिलाई करें या ना करें। इसको कहते हैं पार्ट ऑफ जजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एडमिसिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें कोर्ट डिसाइड करेगी। जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें है कि व्हाट इज मैनर, किस मैनर में आप कहते हैं एविडेंस आएंगे, एग्जामिनेशन ऑफ, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, फिर उसके बाद क्रॉस होगा, फिर री होगी। ये सारी चीज, कौन से क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछ सकते हो, अच्छा कौन से आप कहते हैं क्रॉस में पूछ सकते हो, ये सारी चीजें इसमें आएगी। या इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि इसमें पावर को ना लिमिट भी करा हुआ है कि क्रॉस में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जैसे इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अच्छा, या फिर जो क्वेश्चन कहते हैं डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो जैसे जो आपने मूवीज में देखा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो इन्हीं चीजों के लिए आते कि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये वाली बातें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर होस्टाइल विटनेस के ऊपर है, अच्छा, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस है, कोरोबरेट कैसे होगा, कॉन्ट्राडिक्ट कैसे होगा, रिफ्रेशिंग मेमोरी के ऊपर इसके अंदर है। डॉक्यूमेंट जो कहते हैं प्रोड्यूस नहीं करे उसके ऊपर, अगर वो कहते हैं बाद में लाना चाहे तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जब कोर्ट ने बोला उसको लेके आओ और वो नहीं लेके आया तो बाद में प्रोड्यूस नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ कोर्ट। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 165, जो है स्पेशल पावर ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट किसी भी टाइम किसी भी विटनेस से कैसा भी क्वेश्चन, इनफैक्ट कोई भी पार्टी से कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकती है अपना माइंड क्लियर करने के लिए। फिर इसका लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 11, जो बताता है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, कि अगर बाई चांस कोई एविडेंस आए हमारे पास, या मतलब जो एविडेंस देने चाहिए थे वो नहीं दे पाए, या कहते हैं जो एविडेंस नहीं लेना चाहिए था नहीं ले पाए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका हर केस में जरूरी नहीं है कि कहते हैं जजमेंट रिवर्स हो जाएगी या डी नोवो ट्रायल होगा, दोबारा से ट्रायल होगी, नहीं। तो ये चैप्टर ये बात बताता है, सिर्फ ये सेक्शन है, और यहां हमारी पूरी वीडियो खत्म हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।